नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपीपीएससी डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग साइंस के अगले टॉपिक का रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को मानव में होने वाले रोगों को, विटामिन्स और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, ये सारे टॉपिक और उसके साथ साथ सेल्स कंप्लीट करा दी थी। जैसा कि विज्ञान में आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका रिवीजन करा रही हूँ। अभी आरओ का और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और मैं आपको अब जितने भी सब्जेक्ट्स आपको जीएस में पढ़ाए गए हैं उनका क्विक रिवीजन करा रही हूँ। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, बता दूँ, ये डे वाइज सीरीज़ डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप कंप्लीट जीएस सेक्शन देखेंगे। और इसके अलावा रात को 9 बजे आती है आरओ की टेस्ट सीरीज़, जो कि रेगुलर रात को 9 बजे आती है। हम लोग 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 500 अब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप चैनल पर विजिट करेंगे, आसानी से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने मनुष्य में रोग पढ़े थे, इसी तरह पौधों में भी पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले जीवाणु से अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखेंगे, फिर कवक से होने वाले रोग देखेंगे। इसी तरह करके आपको दे दिया जाता है मैच द फॉलोइंग में, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट रोग का नाम पूछ लिया जाता है किसकी वजह से होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे पौधों में जीवाणु से होने वाले रोगों को। इसमें सबसे पहला रोग है आलू में शिथिल रोग। तो आलू में जो शिथिल रोग होता है, ये होता है स्यूडोमोनास सोलानिसेरम से। ठीक है, तो स्यूडोमोनास सोलानिसेरम से होता है आलू में शिथिल रोग। फिर क्राउन गॉल रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसियन से। बंद गोभी में काला गलन होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। और नींबू में कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से। तो ये हो गए बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब हम लोग देखेंगे पौधों में जो रोग होते हैं कवक से। तो इसमें सबसे पहला रोग है गेहूं में जो काला कीट होता है, ये होता है पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई से। किससे? पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई। गेहूं में स्लथ कंठ होता है, इसको स्मट बोलते हैं, ये होता है अस्टीलैगा नूडा ट्रिटिसाई से। आलू में अगैती अंगमारी होती है अल्टरनेरिया सोलेनी से। आलू में पछेती विलंबित अंगमारी होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। देखिए, ये जो डिजीज़ है ये आपको इंग्लिश में भी वीडियो मिलेगा, तो अभी आप हिंदी में जैसे वर्ड्स दिए गए हैं इनको ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में तो क्लास मिलेगी ही, आप हिंदी में भी साथ में प्रिपेयर करते रहिए। देखिए, आलू में जो वार्ट रोग होता है वो होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से। मूंगफली में टिक्का रोग भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से। गन्ने में लाल गलन रोग होता है कॉलिटोटाइकम फॉल्केटम से। धान में भूरी पड़नी चित्ती पड़ जाती, ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम मोराइजी से। अरहर में म्लानी होती है फ्यूजेरियम उडम से। और भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग होता है, एक विषाणुजन्य रोग है, और इसकी जो वाहक होती है वो सफ़ेद मक्खी होती है, वो इस विषाणु का वाहक हो जाएगी। तो प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले कुछ पादप रोग देखेंगे, तो जीवाणु से देखा, कवक से देखा, लेकिन कुछ डेफिशिएंसी से होने वाले भी रोग हैं, जैसे कि जिंक की कमी अगर होगी तो धान में खैरा रोग होगा, मक्के में सफ़ेद कली रोग होता है और लिटिल लीफ रोग होगा। तो जिंक की कमी से कौन कौन से रोग हैं? धान में खैरा रोग इंपॉर्टेंट है, ये धान में खैरा रोग होता है। मक्का में सफ़ेद कली रोग होगा जिंक की कमी से, और जिंक की कमी से ही लिटिल लीफ रोग होता है। अब देखेंगे बोरान की कमी से होने वाले रोग। ये फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है, चुकंदर में हार्ट रॉट होता है, और सेब में जो आंतरिक काग है ये भी बोरॉन की कमी से होता है। तो ये हो गए बोरॉन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेज। इसके बाद याद कीजिए तांबा, या फिर जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है नींबू में डायबैक रोग, और मॉलिब्डेनम की कमी से होगा पत्ता गोभी में विप्टेल रोग। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जिंक की कमी से धान में खैरा, मक्का में सफ़ेद कली रोग और लिटिल लीफ रोग। बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग, चुकंदर में हार्ट रॉट और सेब में आंतरिक काग। कॉपर की कमी से नींबू में डायबैक रोग होगा, और मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विप्टेल रोग होगा। अब अगली लिस्ट में हमें पढ़ना है कोशिकांग और उनके खोजकर्ता। तो जो कोशिकांग हैं उनके खोजकर्ता याद रखिए, अक्सर करके एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि कोशिकांग है पहला गोल्जी कॉय, और इसकी खोज की जॉर्ज गोल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज की सीबेंडा ने। स्फीरिसोम या स्फीरियोसोम, इसको पर्नर ने खोजा था। क्रोमैटिन इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज फ्लेमिंग ने की। और केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने। राइबोसोम की खोज की पैलेडे ने, और जीवद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। अब केंद्रक कला देखिए, इसकी खोज की हर्टविग ने। और न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और केंद्रक की अर्थात न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है वो स्पिंकर ने की थी। तारक काय की थी बोवेरी ने। क्रोमोसोम हॉफ मिशर ने की थी। अंतःप्रजनवी दालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज पोर्टर ने की। लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज की क्रिश्चियन डी ड्यूए ने। तो एक बार फिर से देख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है। गोल्जी कॉय की जॉर्ज गोल्जी ने। माइटोकॉन्ड्रिया की सी बेंडा ने। जीव द्रव्य की डुजॉर्डिन और राइबोसोम की पैलेडे ने। इसके अलावा क्रोमैटिन की फ्लेमिंग याद रखिएगा, केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसके अलावा आपको याद रखना है लाइसोसोम की क्रिश्चियन डी ड्यूए ने। अगली लिस्ट देखिए, इसमें हमें रिवाइज करना है कुछ विशेषताओं युक्त पौधे। अब इन पौधों की क्या विशेषता है, अक्सर करके वन लाइनर क्वेश्चन बनाया जाता है इन फैक्ट से। तो देखिए, सबसे लंबी जड़ वाला जो पौधा होता है वो है एडेंसोनिया डिजिटेटा। क्या है? एडेंसोनिया डिजिटेटा। अधिक आयु वाला पौधा है प्यूरेमांडी। ठीक है। सबसे छोटा पादप पुष्प होता है ओल्फिया का, और सबसे बड़ा बीज होता है लोडोकिया का। सबसे विशाल नागफनी का पौधा है सेरियस जाइंटियस, और सबसे छोटा बीज है आर्किड का। सबसे छोटी जो पादप कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्ररोह रहित जो पादप होता है वो राइजोफोरा है। सबसे बड़ा आर्किड होता है ग्रामेटोफाइलम स्पेशियोसम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प है फ्रेमीपीडियम कॉडेटम, और सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया अमेजोनिका। सबसे बड़ा पुष्प इंपॉर्टेंट है रफेलसिया और नोडाई है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुप्सिस जीनस। सबसे बड़ा मेटाफेसिस गुणसूत्र वाला जो है पौधा वो है ट्रिलियम। साथ ही सबसे लंबा पादप गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। सबसे बड़ा पादप अंड है साइकस का। सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है शैवाल का। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म जो पौधा है वो है यूकेलिप्टिस। वुल्फिया जलीय पौधे होते हैं जो सबसे छोटे आवृत बीजी होते हैं, उनमें देखेंगे आप उल्फिया, याद रखना है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया है। सबसे छोटा स्थलीय टेरिडोफाइटा, यह एजोला कैरोलिनियाना। ठीक है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा है ऑफियोग्लोसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है हेप्लापोस ग्रेसिलम। जल विहीन जो एंजियोस्पर्म है इसमें आप देखेंगे कस्कुटा है, बालानोफोरा है, यूट्रिकुलेरिया है, और इसके अलावा एल्ड्रोवांडा या फिर टैनियोफिलम है, और इसके अलावा वुल्फिया इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा है हाइप्रियन, इसको बोलते हैं सिकोया सेपरविरेंस। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा होता है जामिया पिगमिया। इसके अलावा याद रखिए सबसे कठोर कास्ट होता है हार्डविकिया बाइनेटा की, और सबसे हल्की कास्ट होती है ओक्रोमा लेगोपस बाल्सा की। आज के वीडियो का आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख शब्दावलियाँ और उनसे संबंधित उत्पाद, जैसे कि एपीकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब दे करके पूछ लिया जाता है इसमें किसका पालन होता है। सबसे पहले देखिए इसमें एपीकल्चर दिया गया है, और एपीकल्चर में देखेंगे आप व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, ये याद रखना है। एवीकल्चर याद रखिए, एवीज पक्षियों से रिलेटेड होता है, इसलिए एवीकल्चर में आपको पक्षी पालन याद रखना है। एक्वाकल्चर याद रखिए, जलीय जीवों से, एक्वा का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, तो जलीय जीवों जैसे कि जंतु और वनस्पति इसमें दोनों आ जाएंगे, इनका संवर्धन होता है। एक्वाकल्चर, अब देखिए इसमें एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, तो एल्गी से रिलेटेड है एल्गा कल्चर, और शैवाल को ही एल्गी बोलते हैं। पिसीकल्चर में आप देखेंगे मत्स्य पालन होता है। एग्रीकल्चर आप सभी को पता है, इसमें फसल संवर्धन होगा, पशुपालन और कृषि से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो एग्रीकल्चर है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन किया जाता है, तो सेरीकल्चर अगर आपको दिया जाएगा तो आप रेशम कीट पालन याद रखेंगे। सिल्वीकल्चर में याद रखना है वन संवर्धन, और स्पॉन्जी कल्चर में आपको याद रखना है स्पंज का संवर्धन। फ्लोरिकल्चर जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें फूलों की खेती होती है या फिर पुष्प की कृषि की जाती है, लेकिन ओलेरी कल्चर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ओलेरी कल्चर में सब्जियों की कृषि होती है। नेक्स्ट है अर्बोरी कल्चर, और इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है। हॉर्टिकल्चर में फूलों, फलों और सब्जियों व मसालों की खेती की जाती है। अब देखिए पोमोलॉजी, इसमें फलों की कृषि होती है, और एग्रोनॉमी में फसलों की खेती होती है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन किया जाता है, तो केचुआ पालन वर्मी कल्चर में होगा। ऑस्ट्रोकल्चर में याद रखिए व्यापार हेतु शीपों में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है।
ओलिकल्चर, इसमें ऑलिव से रिलेटेड अर्थात जैतून का उत्पादन होगा, संरक्षण और उनका व्यापार होता है। हेलीकल्चर रिलेटेड है घोंघे स्नेल्स के संवर्धन से। विटीकल्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें अंगूर का उत्पादन होता है। मेरीकल्चर रिलेटेड है मरीन से अर्थात समुद्री जीव जो होते हैं इनके संवर्धन से। मोरीकल्चर में सहतूत की खेती होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सिट्रीकल्चर जैसे कि नाम से पता चल रहा है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, उनके उत्पादों का संवर्धन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स या फिर एरोपोनिक्स, इसको याद रखना है, इसमें मृदा विहीन पादप संवर्धन किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स दिया जाए या फिर आपको एरोपोनिक्स दिया जाए या फिर एरोकल्चर दिया जाए, इन सभी से आप देखेंगे कि बिना मृदा के जो पादप उगाए जाते हैं, बिना मृदा के जो पौधों में संवर्धन होता है, एरोपोनिक्स में आएगा। वेजिकल्चर में याद रखिए सब्जियों और पौधों की कृषि की जाती है, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो उनमें क्या होगा, वेजिकल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो से रिलेटेड देखे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट अक्सर करके यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।